एक केंद्रीय बैंक और एक व्यापारिक बैंक के अंतर को बताएं। केंद्रीय बैंक देश का एक होता है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी और मेरे आसपास जितना भी बैंक हम लोग को नज़र आता है वो सारे व्यावसायिक बैंक हैं। तो केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, बैंक का मालिक होता है, और व्यापारिक बैंक ही जो है सो केंद्रीय बैंक से लोन लेता है। अगर उसको पैसा घटेगा तो केंद्रीय बैंक से ही लोन लेगा। तो इस तरह हम लोग इन दोनों के बीच अंतर को देखेंगे। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। इन दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, केंद्रीय बैंक एक उच्च बैंक है, यह सब बैंकों का बैंक है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, जैसा कि शुरू में ही बताए थे। अब है दूसरा अंतर, व्यापारिक बैंक लाभ अधिकतीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। मतलब व्यावसायिक बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा कमाए इस पर ध्यान लगाता है, जबकि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, देश का बैंक है, इसीलिए सामाजिक कल्याण पर ध्यान देता है। तीसरा अंतर है, व्यापारिक बैंक साख निर्माण के माध्यम से साख के प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक साख के प्रवाह को नियंत्रित करता है। साख का प्रवाह हुआ मतलब कि बाज़ार में कब मुद्रा ज़्यादा करना है, कब मुद्रा बाज़ार में कम करना है, इस पर केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति से ध्यान में रखता है। चौथा अंतर है, व्यापारिक बैंक सामान्य जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं और व्यक्तियों तथा परिवारों को ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं करता है। मतलब किसी भी आदमी को अगर पैसा का ज़रूरत होगा तो वो व्यापारिक बैंक से लेगा, जबकि केंद्रीय बैंक से आम आदमी पैसा नहीं ले सकता, इसे केवल सरकार ही ले सकती है। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी मुद्रा कोष का अभिरक्षक है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है, व्यापारिक बैंकों के पास ऐसा अधिकार नहीं है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक मामलों पर सरकार का सलाहकार है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो मुद्रा का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। पहला, पूर्णकाय मुद्रा। इसका संबंध उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। यदि सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर है तो ऐसे सिक्के को पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता है। मतलब जितना भी सिक्का हमारे पास रहता है हम लोगों के पास, वो सारा पूर्णकाय मुद्रा है। दूसरा है मुद्रा का प्रकार प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। इसका संबंध कागजी नोटों से है। ये नोट पूर्णकाय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में यह नोट पूर्णकाय सिक्कों का प्रतिनिधित्व करने वाली चीट है जिसे सरकार जारी करती है। सरकार 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, भारत का वित्त मंत्रालय, जबकि उससे ऊपर के नोट केंद्रीय बैंक जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तीसरा है साख मुद्रा। उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है, जैसे बैंकों के पास जमा है। बैंक पास मान लिया 500 जमा है तो वो 1000 तक का साख निर्माण कर सकता है। मतलब जितना जमा राशि है उससे ज़्यादा अगर हम पैसा का निर्माण कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो उस तरह की मुद्रा साख मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की आदर्श पूर्ति का क्या अर्थ है। अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के मुद्राओं के योग को मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक क्रियाएं, उत्पादन तथा रोजगार प्रभावित होते हैं। अतएव देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बिना किसी साधन को खाली रखे हुए जितना उत्पादन होता है उसे खरीदने के लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है उसे मुद्रा की पूर्ति की आदर्श पूर्ति कहते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से अधिक होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में कीमतें बढ़ने लगेगी तथा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मुद्रास्फीति मतलब होता है जिसमें मुद्रा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और उसमें मुद्रा का जो मूल्य होता है या वैल्यू होता है वो गिर जाता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से कम है तो कीमतें कम हो जाएगी, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तथा देश में बेरोजगारी फैलेगी। अतः मुद्रा की पूर्ति केवल इतनी होनी चाहिए जिससे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं की बिक्री हो सके तथा मुद्रास्फीति या अस्फीति की स्थिति उत्पन्न ना हो।
अगला क्वेश्चन है, अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक क्या करता है? तो देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त ना होता है तो वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कथन की व्याख्या करें अथवा मुद्रा की वैधानिक तथा कार्यात्मक परिभाषा परिभाषित करें। तो कानूनी तौर पर मुद्रा कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया जाए। कागजी नोट तथा सिक्के, जिन्हें सामूहिक रूप से करेंसी कहा जाता है, कानूनी तौर पर मुद्रा है। कोई व्यक्ति इसे विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, मतलब इसी में लेन देन करना है। मुद्रा के कार्यात्मक परिभाषा के अनुसार कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है जो 4 मूल कार्य करती है। पहला, विनिमय के माध्यम का कार्य होना चाहिए उस वस्तु में। दूसरा, मूल्य के मापदंड का कार्य करना चाहिए। भावी भुगतान के मान का कार्य और मूल्य के संचय का कार्य। जिन वस्तु में ये चारों गुण हो गए उसे हम लोग मुद्रा मानेंगे। इस परिभाषा के अनुसार कागजी नोट, सिक्के, बैंकों में पड़ी मांग जमा या चेकों द्वारा निकलवाई जाने वाली जमा को मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती जिसमें ये 4 कार्य हो। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो मुद्रा की पूर्ति सरकार, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक करते हैं। भारत में सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपया नोट जारी करता है तथा सिक्के ढालता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इंटर के एग्जाम में पूछ चुका है कि 1 रुपया नोट कौन जारी करता है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी जारी करता है। न्यूनतम मुद्रा कोष मतलब होता है कि अगर वो नोट अगर बनाता है बैंक तो उसके मूल्य के बराबर उसको रिजर्व में सोना रखना पड़ेगा। रिजर्व बैंक को 200 करोड़ रुपए का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखनी पड़ती है। इसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना होना आवश्यक है। व्यापारिक बैंक जमा के आधार पर साख अथवा मुद्रा की पूर्ति का निर्माण करते हैं। जब व्यापारिक बैंक लोगों को साख प्रदान करते हैं तो इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब वे साख का संकुचन करते तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार ही व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की पूर्ति का विस्तार या संकुचन करना पड़ता है। कहने मतलब है कि बाजार में अगर ज़्यादा मुद्रा हो गया है तो उस पर लगाम लगाने के लिए मुद्रा संकुचन की नीति अपनाता है बैंक, और अगर कम है तो साख विस्तार की नीति अपनाता है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसको देखिए। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और जो बगल में घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद।